गरीब बहू का जादुई लहंगा। एक बार की बात है, एक गांव में माला नाम की एक लड़की रहती। उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए उसके माता पिता ने जैसे तैसे करके उसकी शादी की व्यवस्था कर दी थी और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन लड़कों वालों ने जो दहेज मांगा था वह माला के माता पिता अभी तक नहीं जुटा पाए थे, इसलिए माला और उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। ऐसे ही शाम के वक्त माला अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, आपने दहेज के पैसे इकट्ठे कर लिए क्या? नहीं बेटी, हम तो अभी तक दहेज के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। पता नहीं कब तक इकट्ठे हो पाएंगे। अभी तक तो कहीं से जुगाड़ लग नहीं पा रहा है, शायद कुछ दिनों में लग जाए। अरे पिताजी, अगर अभी दहेज नहीं हो पाया तो क्या कुछ दिनों में और थोड़ी ना हो पाएगा? इसीलिए जल्दी करिए, वरना वो लोग तो कुछ मानेंगे ही नहीं, वे दहेज की ही मांग करने लगेंगे। हाँ बेटी, मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने कितनी कोशिश की है, कहीं किसी के पास पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, कोई हमें पैसे दे ही नहीं रहा है। हाँ पिताजी, हमें कोई क्यों पैसे देगा? उन सबको पता है कि हम लोग गरीब हैं और हम उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। अगर किए तो 2-4 आने करके दे पाएंगे, इसलिए वो हमें पैसे नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमें ही कुछ करके ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आपको जल्दी सोचिए। हाँ बेटी, मैं अभी कुछ करता हूँ। तुम्हारी माँ के जो पुराने गहने रखे हुए हैं, मैं उन्हीं को ही बेच के कुछ पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ और कुछ पैसे हम शादी के बाद दे देंगे। वैसे भी कौन सी बड़ी जल्दी है, शायद वो हमारी मजबूरी समझ जाए। अगर हमारे पास सारे इकट्ठा पैसे हो जाते तो हम थोड़े न अपने पास रखते, हम उन्हें दे ही देंगे। माला के पिता शाम अपनी पत्नी के गहने बेच देते हैं और कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में माला की शादी का समय आ जाता है। माला की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और आखिर में माला की सास माला के पिता शामू से कहती है, अरे भाई साहब, आपने तो हमें बहुत कम पैसे दिए हैं। हमने तो आपसे 5 लाख मांगे थे, लेकिन आपने सिर्फ 2 ही लाख दिए हैं। इतने में तो हमारा क्या होगा? ये तो रकम के आधे पैसे भी नहीं है, इसलिए आप हमें कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। अरे बहन जी, मैं क्या बताऊं, हमारे पास अभी कुछ पैसे नहीं हो पाए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 5 लाख जैसे तैसे करके जुटा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं इतने सारे पैसे इतने कम समय पर नहीं जुटा पाया। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए और आप थोड़ा सब्र रखिए। हम कुछ सालों में आपके सारे पैसे दे देंगे। कुछ ही समय में फसल कटने वाली है, उसके बाद हम उस फसल को बेचकर सबसे पहले हम आपको ही पैसे देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, नहीं तो मैं ये बारात ही वापस ले जाती। भला 5 लाख की जगह आप 2 लाख दे रहे हो तो निराशा तो होगी ही ना। ये कहते हुए माला की सास गोपी मन में गुस्सा लिए हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद गोपी मन में सोचती है, अरे ये कल मुही तो पैसे लाए ही नहीं। मैंने सोचा था कि ये 5 लाख लाएगी, तो मैं थोड़े अपने लिए हीरे के हार बनवा लेती और अपनी बेटी को भी उपहार में दे देती। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन भी तो आने वाला है। बेचारी मेरी बेटी, उसे क्या ही मिलता है। इस बार मैं उसे कुछ बड़ा देने की सोच रही थी, लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं हुए। इसका बाप कह रहा था कि बाद में दूंगा, पता नहीं बाद में दे पाएगा कि नहीं। कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। गोपी इन सब बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। तभी माला को एक आइडिया आता है और वह कहती है, अरे एक काम करती हूँ, इसकी बेटी को परेशान करती हूँ, फिर ये अपने बाप से कहेगी और जल्द से जल्द इसका बाप सारे पैसे लाकर हमें दे ही देगा। फिर तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। गोपी यह कहकर माला को बुलाती है और उससे कहती है, अरे बहू, जल्दी से कुछ खाने को बना, मेरा बहुत अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
जल्दी से कुछ अच्छा बना दे। यह सुनकर माला कहती है, ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। उसके बाद माला किचन में जाती है और ढेर सारे पकवान बना लेती है और कुछ देर के लिए वह अपने कमरे में कुछ काम करने के लिए चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गोपी किचन में जाती है और खाने में खूब सारी मिर्ची और नमक डाल देती है और वहाँ से जल्दी से निकलकर वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी गोपी कहती है, अरे माला बहू, जल्दी से खाना लेके आ। तूने इतनी देर की कर दी, जल्दी जल्दी लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यह सुनकर माला कहती है, हाँ मौजी, अभी लाई खाना में सारा खाना तैयार हो चुका है, मैं अभी लाके आपको देती हूँ। माला तुरंत खाना लेकर आती है और अपनी सास गोपी को खाना निकाल के देती है। तभी माला का पति अमित आ जाता है और वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। माला उसे भी खाना दे देती है। गोपी एक भी कवर खाना नहीं खाती है। जब अमित खाना खाता है तो वह खाना तुरंत ही अपने मुंह से थूक देता है और कहता है, अरे ये कैसा खाना है, इतना गंदा खाना, इसमें इतनी सारी मिर्ची है और कितना सारा नमक है, ये कोई खाना होता है? ये तो जहर बनाया है इसने। इसके माँ बाप ने इसे खाना बनाना नहीं सिखाया है क्या? ये सब सुनकर गोपी बहुत खुश हो जाती है और वह आग में घी डालते हुए कहती है, अरे हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है, इसने सारी से मिर्ची ही झोंक दी है और नमक। पता नहीं इसके घर वालों ने इसे क्या सिखा के यहाँ पर भेजा है, हमें मारने के लिए भेजा होगा। एक तो इसने दहेज के पैसे नहीं दिए और ऊपर से हमें मार के हमारी ही इजाजत हड़पना चाहती है। देखा इसके घर वाले कितने चालू है, चालू। यह सब सुनकर माला बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, अरे मैंने तो खाने में नमक और मिर्ची हिसाब से डाली थी, लेकिन इतनी क्या ज्यादा हो गई जो आपको इतनी सारी मिर्ची और नमक लग रही है? अच्छा, तो हमसे कहना चाहती है कि हम तुझ पर अत्याचार कर रहे हैं? ले अब इस सब्जी को तोड़ तू। यह कहकर अमित माला के मुंह में सारी सब्जी डाल देता है और कहता है, अब तुझे पता चलेगा कितनी मिर्ची और तूने कितनी नमक डाली थी, खा अभी से तू। माला को वह सब्जी खाते ही बहुत तेज मिर्ची और नमक लग जाती है, जिसकी वजह से वह खांसने लगती है। गोपी उसे पानी भी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अमित भी वहाँ से चला जाता है। माला जैसे तैसे करके उठती है और वह पानी निकाल के पी लेती है। वह रोने लगती है और कहती है, अरे मैंने तो खाने में बहुत कम नमक और बहुत कम मिर्ची डाली थी, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कैसे हो गई? माला इन बातों को सोचकर दुखी हो जाती है, लेकिन माला के साथ अब ऐसा ही हमेशा होने लगा था। गोपी उसे हर बार परेशान करती, उसे एक भी मौका नहीं देती बचने के लिए, हमेशा उसके ऊपर इल्जाम लगाती रहती। लेकिन माला अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि माला के माता पिता भी मजबूर थे, वह दहेज के पैसे नहीं दे पाए थे। तभी माला को पता लगता है कि माला के पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि उनके पिताजी की जो खेती हुई थी वह सारी फसल खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वे टेंशन में आ चुके हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माला को जैसे ही यह बात पता लगती है वह और भी दुखी हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह बात गोपी को पता लगती है वह गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है और वह माला से कहती है, अरे तेरा बाप तो दहेज के पैसे दे ही नहीं पाएगा, तो इस घर से निकल, तेरे बाप की तो सारी फसल खराब हो चुकी है, तो हमें वो क्या ही पैसे देगा, वो भी कोई 10-20 रुपए थोड़ी ना है, पूरे 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए, इसलिए तो इस घर से निकल जा। मैं तुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रखना चाहती हूँ, तो कब से यहाँ बैठकर बस रोटियाँ ही तोड़ी जा रही है, तो इस घर के कोई काम नहीं है, चल निकल जा यहाँ से। माला रोने लगती है और कहती है, माँ जी मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगी, आप लोगों के सिवा मेरा अब कोई नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा अपने घर ही रहना, हमारे घर पर ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, हमारे यहाँ पर तो खुद खाने के लाले पड़े रहते हैं,
इसलिए माँ जी आप मुझे अपने ही घर में रखिए, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी पिताजी की तबीयत खराब है, अगर मैं वहाँ पर गई तो परेशानियाँ और भी बढ़ जाएंगी। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती, तो समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? मेरे दहेज के पैसे दिए नहीं तेरे बाप ने। गोपी यह कहकर माला को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। माला रोते हुए अपने सारे दुख बोलते हुए जा रही थी कि तभी वह एक जंगल के रास्ते में पहुंच जाती है और उसे अचानक से एक लाल रंग का सुंदर सा लहंगा दिखाई देता है, जिसे देखकर माला हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे इस जंगल में किसने इतना सुंदर अपना लहंगा छोड़ दिया है? ये तो बहुत सुंदर है। आज से पहले मैंने ऐसे कपड़े तो पहने भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी शादी में भी लहंगे ऐसे पहने नहीं थे, फटी पुरानी साड़ी पहन ली थी। क्या करूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं और मेरी सास पैसों की भूखी, जिसकी वजह से उन्होंने आज मुझे अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। माला ये सब कह ही रही होती है कि तभी उस लहंगे में से आवाज आती है, माला तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतों को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं ऐसे ही किसी के सामने नहीं आता हूँ। तुम इतनी दुखी और परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम इस लहंगे को जल्दी से पहन लो, तब तुम जो भी बोलोगी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि तुम अपने दहेज के पैसे अपनी सास को आराम से दे सकती हो और अपने पिताजी की तबीयत यहीं से बोलकर ठीक करा सकती हो। माला ये सब सुनकर खुश हो जाती है और उस लहंगे को पहनकर कहती है, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। शामू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है। माला यह कहकर दोबारा कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे 3 लाख रुपए दे दो ताकि मैं अपनी सास को दे सकूं। माला के पास 3 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसे माला देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों को लेकर वह खुशी खुशी अपने घर जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी सास गोपी कहती है, अरे तू दोबारा आ गई। मैंने तुझे कहा था ना कि जब तेरे पास दहेज के पैसे हो जाए तभी तू यहाँ पर आना, लेकिन तू अपनी शक्ल लेकर दोबारा यहाँ पर आ गई। तभी वह कहती है, हाँ सासू माँ, मेरे पास वह सारे पैसे हो चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा वापस आ चुकी हूँ। और माला सारे पैसे अपनी सास गोपी को दे देती है, जिसे देखकर गोपी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी चंदा आ जाती है। वह रो रही थी। गोपी अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, बेटी तो रो क्यों रही है, तुझे किस बात का दुख है? माँ, मेरे घर वालों ने बोला है कि उन्हें और पैसे चाहिए, अगर हम और पैसे नहीं देंगे तो वह अपने घर में हमें नहीं रखेंगे। माँ आप बताओ मैं और पैसे कहाँ से लाती, इसलिए मैं वह घर ही छोड़ के आ गई। ये सब सुनकर गोपी की आंखें खुल जाती है और वह सब कुछ समझ जाती है, लेकिन गोपी उदास हो जाती है और वह कहती है, बहू मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे पैसे लाके दूं? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह अपने घर भी नहीं जा सकेगी। माँ जी आप इस बात की चिंता मत करिए, मैं उन्हें पैसे दे दूंगी और आराम से ये अपने घर जा पाएंगी। बहू मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है, मुझे अब तुझे अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए था, लेकिन मैं आज से ऐसे ही करूँगी, मैं तुझ में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करूँगी। माला अपने लहंगे की मदद से बहुत सारे पैसे मांगती है और अपनी ननंद को दे देती है, फिर वह आराम से अपने घर चली जाती है। गोपी और माला बिल्कुल अब मिलजुल कर रहने लगी थी। अब गोपी अपनी बहू माला को अपनी बेटी ही समझती थी और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। बुक्कड़ बहू। एक गांव में मेघना अपने परिवार के साथ रहती थी। मेघना खाने की बहुत शौकीन थी। आज मेघना के घर में बहुत हलचल थी, जिसे मेघना देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे आज घर में इतनी हलचल क्यों है? लगता है आज कुछ है, तभी लोग इतनी तैयारियों में लगे हुए हैं।
अभी माँ से पूछती हूँ, माँ तो किचन में ही होगी। यह कहकर मेघना किचन में जाती है। किचन में बहुत सारे पकवान देखकर मेघना खुश हो जाती है और वह कहती है, अरे माँ, आपने तो इतने सारे इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं। क्या बात है, आज कुछ है क्या? आज कुछ भी हो, मुझे इन पकवानों को देखकर तो भूख लग गई। चलो मेरे को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो खाने जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम ये पकवान नहीं खा सकती हो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं इतने सारे पकवान बना रही हूँ और तुम इन पकवानों को नहीं खा सकती हो जब तक वो आ नहीं जाते, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो। तभी लड़के वाले उनके घर आ जाते हैं और लड़के की माँ जब मेघना को देखती है तब वह कहती है, अरे बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, इसलिए आप ये रिश्ता पक्का ही समझ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से ही करेंगे। जिसे सुनकर मेघना की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और वह रिश्ता मंजूर कर लेती है। कुछ दिनों बाद मेघना की शादी रोहित से हो जाती है। जब मेघना की विदाई होती है तब मेघना की माँ मेघना से कहती है, बेटी, मुझे पता है कि तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और तू बहुत सारा खाना भी खा जाती है, इसलिए तो वहाँ पर जाते ही अपने रूप मत दिखाने लगी, नहीं तो तुझे सब भुक्कड़ भुक्कड़ कहने लगेंगे और तुझे अपने घर से भी निकाल सकते हैं, इसलिए तो वहाँ पर कम ही खाना खाना। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद मेघना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मेघना की पहली रसोई की रस्म शुरू होती है तो मेघना की सास कहती है, अरे मेघना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए कुछ अच्छा खाना बनाना, जो तुम्हें आता है तो वो अच्छा बना लो, हम तो कुछ भी खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही कर दूंगी। मैं अभी जाकर कुछ पकवान बना लेती हूँ। मेघना यह कहकर किचन में जाकर कुछ पकवान बनाने लगती है। कुछ देर बाद वह बहुत सारे पकवान को तैयार कर लेती है, जिसे वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये पकवान तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी, मुझे इन्हें चखकर देखना चाहिए, कहीं ये बेकार हुए तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। मेघना यह कहकर थोड़े थोड़े पकवान एक थाली में निकालकर चखने लगती है। मेघना को खाते ही वह पकवान बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तब मेघना अपनी तारीफ करते हुए कहती है, अरे इतने अच्छा पकवान तो मैंने खुद आज से पहले नहीं खाया था, पता नहीं मेरे पास ये गुण कब से आ गया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैंने ये सारा छोड़ दिया तो ये लोग खा जाएंगे और मेरे लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखेंगे। मुझे जरूर थोड़ा बचा के या कुछ छुपा के ही रख देना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मेघना यह कहकर कुछ पकवान छुपाकर फ्रिज में रख देती है। तभी मेघना की सास कहती है, अरे बहू कहाँ रह गई? अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? कितनी देर हो गई है? इतने में तो पता नहीं मैं कितने सारे पकवान बना लेती। जल्दी खाना लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बाकी सब भी खाली पेट ही बैठे हुए हैं, सबको तेरे हाथों के खाने का इंतजार है, जल्दी से खाना लगा। मेघना जैसे ही अपनी सास की बात सुनती है वह तुरंत सारा खाना मेज पर लगा देती है और उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। मेघना की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन मेघना की सास को थोड़ा खाना कम पड़ जाता है और वह खाना मांगती है। तब मेघना कहती है, अरे माँ जी, खाना तो बचा ही नहीं, सब खा चुके हैं, अब तो खाना खत्म हो चुका है। अरे बहू, तूने कितना खाना बनाया था जो सारा खाना खत्म हो गया? बाकी ने तो खाना खाया ही नहीं है भर पेट और तू बोल रही है कि खाना खत्म हो गया। इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? क्या हमारे घर में अनाज नहीं है क्या जो तू अभी से ही कंजूसी करना शुरू कर दी है? देख बहू, हमारे घर में सब भर पेट खाना खाते हैं, इसलिए तो खाना ज्यादा बनाया कर, कंजूसी मत दिखा। मेघना अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और सभी खाना खा के चले जाते हैं। मेघना फिर रात के समय उठकर आती है और फ्रिज में से खाना निकाल के खाने लगती है। मेघना अब ऐसे ही करती
वह दिन को खाना थोड़ा छुपा कर रख देती और रात के समय उसे भर पेट खाना खा लेती। एक दिन मेघना की सास को पुलाव खाने का मन होता है और वह कहती है, अरे मुझे आज पुलाव खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ही पुलाव बना लेती हूँ। आखिर मुझे इतने अच्छे पुलाव बनाने आते हैं, मैं अपनी बहू को भी खिला दूंगी। बेचारी वो कितना काम करती है। यह सब सोचकर मेघना की सास किचन में जाती है और वह खूब सारे पुलाव बनाती है। और पुलाव को तैयार होने के बाद मेघना की सास पुलाव को साइड में रखकर बाहर चली जाती है कि तभी मेघना वहाँ पर आ जाती है और इतने अच्छे पुलाव की खुशबू सुनकर मेघना कहती है, अरे किचन में तो पुलाव की खुशबू आ रही है। इतने सुंदर सुगंध तो मैंने आज से पहले किसी भी खाने की नहीं ली है। लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होंगे, तभी इनमें से और अच्छी सुगंध आ रही है। लेकिन इन्हें बनाया किसने? जरूर सासू माँ ने ही बनाया होगा, वरना हमारे घर में कौन है जो ये सब बनाएगा। चलो मैं अभी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ और बाकी अपने लिए रख देती हूँ। रात के समय उन्हें खाऊंगी। यह कहकर मेघना थोड़ा पुलाव खा लेती है और कुछ पुलाव छुपाकर फ्रिज में रख देती है। थोड़ी देर बाद मेघना की सास भी वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है, अरे बहू, मैंने तो इतना सारा पुलाव बनाए थे, लेकिन इसमें तो थोड़े से ही बचे हैं। इसमें के बाकी पुलाव कहाँ गए? कहीं तुमने तो नहीं खा लिए? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं क्या आपको भूख कर दिखती हूँ क्या, जो मैं इतनी गरम गरम पुलाव खा जाऊंगी? मैं तो अभी अभी किचन में आई हूँ, मुझे क्या पता। मेघना की सास को शक होने लगता है और वह मन में सोचते हुए कहती है, अरे इस घर में मेरे बहू के अलावा तो कोई नहीं है और मेरा बेटा भी काम पर गया हुआ है, तो फिर ये पुलाव किसने खाए? जरूर बहू ने ही खाए हैं। लेकिन ये झूठ क्यों बोल रही है? मैं इसे कुछ कहूँगी थोड़ी ना, जो इतना ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, नहीं तो ये अपनी गलती तो कभी भी नहीं मानेगी। वैसे भी इतने सारे पुलाव तो ये एक साथ तो खा नहीं गई होगी। और मेघना की सास मन में ही एक प्लान बना लेती है और रात के समय जैसे ही मेघना किचन में खाना खाने के लिए आती है, वैसे ही मेघना की सास किचन की लाइट जला देती है। मेघना अपनी सास को देखकर घबरा जाती है और वह जल्दी से एक बहाना सोच लेती है और वह कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे बहू, पहले तो ये बता कि तू इतनी रात को इस किचन में क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। लेकिन आप क्या करने के लिए आई थी? बहू, मैं भी पानी पीने के लिए ही आई थी। चल थोड़ा पानी निकाल, हम दोनों ही पी लेते हैं। मेघना के सास सारी बात को समझ जाती है और वह मन में कहती है, बहू, मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। मुझे पता है कि तू यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन मैं थोड़ा पहले आ गई, इसलिए तूने जल्दी से एक बहाना सोच लिया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे जल्दी ही रंगे हाथों पकड़ लूंगी। और उसके बाद दोनों पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद दोनों चले जाते हैं अपने कमरे में। ऐसे ही एक दिन मेघना की सास बाजार से बहुत सारे खाने की चीज लाती है और मेघना की सास कहती है मेघना से, अरे बहू, मैं ये खाने की कुछ चीजें लाई हूँ, इन्हें संभाल के रख देना। वैसे भी रोहन तो यहाँ पर है नहीं जो वह खाएगा, हम दोनों ही शाम को थोड़ा सा खा लेंगे, अब बाकी बचा हुआ कल के लिए रख देंगे। मेघना इतने सारे चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह मन में कहती है, अरे आज रात को तो मजा ही आ जाएगा, इतने अच्छे और स्वादिष्ट पकवान खाकर तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो रात में एक भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब सोचते हुए मेघना सारे पकवान फ्रिज में रख देती है और शाम के वक्त मेघना अपनी सास से पूछती है, अरे सासू माँ, आप जो दोपहर में जो पकवान लाई थी, आप उन्हें खा लीजिए। आपने ही तो कहा था कि आप शाम को खाएंगी। नहीं बहू, मेरा थोड़ा पेट खराब है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तुम खा लो थोड़ा सा, बाकी रख देना कल के लिए।
अरे माँ जी, आप नहीं खाएंगी तो मैं क्या करूँगी खा के? मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी आपके साथ कल खाऊंगी। ये कहकर दोनों सो जाती हैं और रात के समय मेघना चुपके से उठ के किचन में जाती है और सारे पकवानों को एक थाली में सजाकर आराम से खाने के लिए बैठ जाती है और उन्हें खाने लगती है कि तभी मेघना की सास वहाँ पर आ जाती है और किचन की लाइट जलाकर मेघना को देख लेती है उन सब पकवानों के साथ, जिसे देखकर मेघना की सास कहती है, बहू, मुझे तो पता ही था कि सारे खाने की जड़ तू ही है और सारा खाना तू ही अपने पेट में गायब कर रही है, लेकिन तू अपनी गलतियों को मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहू, अगर तुझे भूख लगती है तो तू भर पेट खाना खा, हम तुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुझे खाली पेट रहने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तो हमारे घर के सदस्य है। अपनी सास की बात सुनकर मेघना को अपनी गलतियों का अफसोस होता है और वह अपनी सास से माफी मांग लेती है। उसके बाद मेघना और मेघना की सास खुशी खुशी रहने लगती है। अब मेघना चुपके चुपके खाना नहीं खाया करती थी।